तो क्या कहते हो आप जब आपके सामने जीनियस वर्ड आता है तो कौन सा पिक्चर आपके दिमाग में आता है? आई गेस आइंस्टाइन। अब आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं एक ऐसे ही यंग जर्मन के बारे में जो कि जर्मनी का सिविल सर्वेंट था। सिविल सर्वेंट मतलब उनके एडमिनिस्ट्रेशन में एक कार्यरत कर्मचारी, और वो दुनिया को पूरा हिला कर रख दिया अपने साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के ज़रिए। करीब 100 साल पहले की बात है ये। इन द समर ऑफ 1905, 1905 में 26 साल का ये इंसान, जर्मनी का इंसान, एक के बाद एक 4 चीज़ें हमारे सामने साइंस से रिलेटेड ले आया। और वो क्या क्या था? अबाउट लाइट, रोशनी के बारे में, अबाउट मोशन ऑफ पार्टिकल्स, छोटे छोटे जो कण होते हैं उनके मोशन के बारे में, और इलेक्ट्रोडायनामिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज़, यानी कि 2 बॉडीज़ या एक बॉडी जो भी मूव कर रहा है उसका इलेक्ट्रोडायनामिक थ्योरी क्या होना चाहिए, और एनर्जी के बारे में भी। इन 4 चीज़ों के बारे में एक के बाद एक उस ज़माने के जो साइंटिफिक जर्नल थे जर्मन के, उसमें उसके लेख, उसके आर्टिकल छपे इन चीज़ों के बारे में। उसने जो थ्योरी निकाला, हाइपोथेसिस निकाला, वो उस ज़माने के जर्नल में छापे गए। लेकिन ये चीज़ें आने वाले दिनों में हम इंसानों के लिए फॉर एवर एंड एवर हमारी बिलीफ को बदल के रख डाला। अबाउट टाइम, अबाउट स्पेस, अबाउट इंटायर कॉस्मोस। कॉस्मोस का मतलब ये तारों की दुनिया, ये जो गैलेक्सी है, इसके बारे में हमारी पूरी लॉजिक को ही चेंज कर दिया। और आइंस्टाइन नाम जो मैंने शुरुआत में लिया चैप्टर के, आइंस्टाइन को पर्यायवाची बना दिया, सिनोनिमस बना दिया किसके? जीनियस के। यानी जीनियस शब्द बोलने का मतलब हो गया आइंस्टाइन। तो आइए हम लोग आइंस्टाइन के बारे में पढ़ें। CBSE क्लास 9, अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 4। सो नाउ लेट अस डिस्कस। 14 मार्च 1879 में जर्मनी के एक शहर अल्म या फिर उल्म, जैसा भी उच्चारण करते होंगे जर्मन लोग, उसी शहर में उनका जन्म हुआ। और कोई ऐसा इंडिकेशन था ही नहीं कि आने वाले दिनों में ये बहुत बड़ी हस्ती बनने वाला है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, बच्चे के जन्म के बाद उसकी मम्मी को ऐसा लगा, उसका नाम रखा गया एल्बर्ट आइंस्टाइन। तो उसकी मम्मी को ऐसा लगा कि एल्बर्ट आइंस्टाइन इज़ अ फ्रीक, ही वॉज अ फ्रीक का मतलब भाई ऐसा एक बच्चा जो कि नॉर्मल बच्चों से थोड़ा अलग होता है, ठीक है ना। नॉर्मल बच्चों से अलग मतलब यूजुअल बिहेवियर नहीं था, जैसे नॉर्मली सारे बच्चे बिहेव करते हैं। एक टाइम होता है कि वो बोलना सीख जाते हैं, चलना शुरू कर देते हैं। तो आइंस्टाइन बहुत ही लेट था इन चीज़ों में, नॉर्मल था ही नहीं। उसकी मम्मी को ऐसा लगता था जैसे मेरा बच्चा तो अपाहिज है, ऐसा लगने लगा था। उसे ये भी लगता था कि मेरे बच्चे का जो हेड है वो काफ़ी बड़ा है, ये जो मस्तक है ना भाई, होगा क्यों नहीं, इतना बड़ा साइंटिस्ट, इतनी बड़ी ख्याति प्राप्त करने वाला। तो ऐसा लोगों को, उसकी मम्मी को लगता था कि मेरे बेटे का हेड काफ़ी बड़ा है। 2.5 साल की उम्र में आइंस्टाइन 2.5 साल का हो गया, लेकिन उसे बात करना नहीं आया, बोलना नहीं आया। और जब बोलना सीखा तो एक एक शब्द को 2 बार बोलता था वो। जैसे मान लो बोलना है कि मदर, तो मदर, ठीक है ना। आई वॉन्ट टू, आई वॉन्ट टू गो, ऐसे ऐसे बोलता था। मतलब बहुत ही एबनॉर्मल। और आइंस्टाइन को ये भी नहीं पता था कि जो उसके उम्र के बच्चे हैं उनके साथ उसको क्या करना चाहिए, खेलना चाहिए, कूदना चाहिए, उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, ये बिल्कुल उसे पता नहीं था। और उसके दोस्त लोग उसे बुलाते थे ब्रदर बोरिंग। कौन खेलेगा इसके साथ, ही इज़ अ बोरिंग गाय, कौन खेलेगा, ऐसा कहते थे। और इसीलिए बेचारा आइंस्टाइन को अपने उस छोटी सी उम्र में खुद के साथ खुद ही खेलना पड़ता था। आइंस्टाइन को ऐसे बच्चों के साथ खेलना पसंद भी नहीं था, और उसे अगर पसंद था तो क्या, मैकेनिकल टॉयज़ से खेलना। मतलब ऐसे टॉयज़, ऐसे खिलौने जो मशीन वाले हों, जिसके अंदर इंजन हो, बटन दबाने से चलना शुरू हो जाए, ऐसे। अब इसका एग्जांपल देख लो। उसकी एक छोटी सी बहन का जब जन्म हुआ, आइंस्टाइन के बाद उसकी छोटी बहन, मम्मी पापा को बेटी पैदा हुई, तो उसका नाम रखा गया मज़ा। तो मज़ा जो नाम रखा गया, आइंस्टाइन ने जैसे अपने बच्चे, उस छोटी सी बहन को देखा, उसने कहा, मम्मी वेयर आर हर व्हील्स, मम्मी उसके पैर, उसके पहिए किधर हैं मम्मी। ये मतलब उसको छोटा सा खिलौना लगती थी अपनी छोटी सी बहन। सभी भाइयों को, सभी बहनों को अपने छोटे जो भाई बहन होते हैं वो खिलौने लगते हैं, उनके साथ खेलते हैं वो लोग। तो कह रहे हैं कि मम्मी इसके पहिए किधर हैं। तो इसी बात से आप समझ जाओ कि वो हर चीज़ में पहिया, इंजन, यही सब ढूंढता था। 3rd पैराग्राफ में आ जाओ। हेडमास्टर के पास, जिस स्कूल में पढ़ता था आइंस्टाइन, उनके पापा एक बार गए कैरियर काउंसलिंग के लिए पूछने के लिए, और हेडमास्टर से पूछने लगे कि सर हमारे बच्चे को क्या बनना चाहिए, कौन सा प्रोफेशन लेना चाहिए। हेडमास्टर ने कहा, आपका बेटा भविष्य में क्या बनेगा दैट डजंट मैटर,
इसलिए मैटर नहीं करता है क्योंकि आपका बेटा कुछ बनेगा ही नहीं, वो किसी भी फील्ड में सक्सेस नहीं पाने वाला है, ठीक है ना। आपका बेटा कभी सक्सेस नहीं पाएगा भाई, किसी काम का नहीं है आपका बेटा, ऐसा उन्होंने कहा। आइंस्टाइन 6 साल की उम्र में वायोलिन खेलना, मतलब वायोलिन प्ले करना शुरू कर दिया क्योंकि उसके पापा चाहते थे, उसके पापा चाहते थे कि मेरा बेटा वायोलिनिस्ट बने। वायोलिनिस्ट मतलब वायोलिन बजाना वो होता है ना, लेकर के ऐसे ऐसे बजाते हैं, वायोलिन हाथ में ले लेते हैं और ऐसे ऐसे बजाते हैं। तो वायोलिन उसके पापा चाहते थे कि मेरा बेटा बनाना, पापा नहीं सॉरी मैं भूल बोल गया, मम्मी चाहती थी। और आगे जा कर के ऐसा भी कुछ चमत्कार नहीं हुआ कि वो बहुत बड़ा वायोलिन प्लेयर ही बन गया, ज़िंदगी भर एमेच्योर प्लेयर ही बना रहा। एमेच्योर किसको बोलते हैं भाई? उस आदमी को बोलते हैं जो कि प्रोफेशनली वो काम नहीं कर पाता है, अपने शौक़ के लिए करता है। तो वो ज़िंदगी भर अपना ये शौक़ पालते रहे आइंस्टाइन। नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 4 में आ जाएँ हम लोग। जैसा कि उसकी मम्मी डरती थी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा नहीं था कि एल्बर्ट आइंस्टाइन पढ़ाई में ख़राब था और सिर्फ फिज़िक्स और मैथ्स आगे जा कर के साइंटिस्ट बना, सारे सब्जेक्ट अच्छे थे उसके। ही वॉज अ गुड प्यूपिल, प्यूपिल का मतलब स्टूडेंट, अच्छा स्टूडेंट था। वह हाई स्कूल में, एक हाई स्कूल था 10 क्लास तक के लेवल का स्कूल म्यूनिक में, जर्मनी के वेल में एक म्यूनिक स्कूल था, म्यूनिक में स्कूल था, हाई स्कूल था। ये म्यूनिक कौन सी जगह है भाई? ये वो जगह है जहाँ आइंस्टाइन के मम्मी पापा शिफ्ट हो गए थे। कब? जब आइंस्टाइन 15 महीने का था, छोटा सा बच्चा, गोद में खेलने वाला 15 महीने का बच्चा, उसके मम्मी डैडी म्यूनिक में चले आए और म्यूनिक में आकर के वो हाई स्कूल में ज्वाइन किया पढ़ाई करने के लिए। सारे सब्जेक्ट्स में अच्छा करता था, वेरी गुड मार्क्स ही स्कोर्ड ऑलमोस्ट इन ऑल द सब्जेक्ट्स। बट आइंस्टाइन हेटेड द स्कूल रिजाइम, लेकिन उसको, आइंस्टाइन को स्कूल का जो डिसिप्लिन था, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, स्ट्रिक्ट सिस्टम, उनके वहाँ का जो तौर तरीका था, वो आइंस्टाइन को अच्छा नहीं लगता था। काफ़ी फ्री ख्याल का था ना वो बच्चा, और इसीलिए फ्री होकर के वो पढ़ना चाहता था। स्कूल को उसने छोड़ दिया, इसी वजह से इतना परेशान हुआ कि स्कूल को छोड़ दिया। अब देखिए नंबर 5 पैराग्राफ में, 5 पैराग्राफ में उसके पापा का फिर से शिफ्टिंग के बारे में बताया गया है। आपने देखा कि उसका जन्म हुआ था अल्म में, अल्म के बाद फिर वो कहाँ गया था, हम लोगों ने पढ़ा था म्यूनिक, और म्यूनिक के बाद फिर से उसके मम्मी पापा शिफ्ट हो गए कहाँ पर? मिलान में। मिलान में ले गए और वो लोग आइंस्टाइन को अपने एक रिलेटिव के वहाँ पे रख दिया, उसका माइंडसेट चेंज करने के लिए। सोचा शायद हम लोग की कंपनी से हटकर किसी रिलेटिव की कंपनी में रहेगा तो शायद उसका माइंडसेट चेंज हो जाए। काफ़ी डिस्कशन के बाद आइंस्टाइन ने ये बात बताया। उसने तो कह ही दिया था कि मैं तो पढ़ाई ही छोड़ दूँगा, मैं तो पढ़ूँगा ही नहीं, क्योंकि उसको लग रहा था हर स्कूल में ऐसे ही होगा। काफ़ी डिस्कशन के बाद आइंस्टाइन ने अपना एक्सप्रेशन किया विश का। उसने कहा कि ठीक है, मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करूँगा, लेकिन कहाँ? स्विट्ज़रलैंड में मैं पढ़ूँगा, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड में जर्मनी बोली जाती थी, वो अपने जर्मन लैंग्वेज में पढ़ना चाहता था। और सबसे बड़ी बात थी कि स्विट्ज़रलैंड के एक ऐसे शहर में वो पढ़ना चाहता था जो ज़्यादा लिबरल था, मतलब जो बच्चों को थोड़ा सा ज़्यादा फ्रीडम देता था अपने एक्सप्रेशन के लिए, कि आप चाहें जो कर सकते हैं, चाहें जो बोल सकते हैं। बाकी स्कूलों में जहाँ जहाँ आइंस्टाइन पढ़ा उसे दबाया गया। तो अब म्यूनिक से ज़्यादा लिबरल था ये शहर स्विट्ज़रलैंड का, जहाँ उसने एक्सप्रेस किया कि मैं पढ़ाई जारी रखूँगा। आइंस्टाइन मैथमेटिक्स में बहुत ही गिफ्टेड था और साथ ही साथ उसका इंटरेस्ट फिज़िक्स में भी था। स्कूल की पढ़ाई फिनिश करने के बाद उसने कहा कि मैं ज्यूरिक, यानी स्विट्ज़रलैंड में ही ज्यूरिक है, ज्यूरिक के एक यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ूँगा। और साइंस उस ज़माने में ऐसी चीज़ नहीं थी, साइंस वॉज नॉट दी ओनली थिंग, सिर्फ ऐसी चीज़ नहीं थी साइंस जो कि आइंस्टाइन को अपील करती थी, बल्कि उसके अलावा वो डैशिंग यंग मैन, मतलब आइंस्टाइन को जो रूप हम लोग देखते हैं बुढ़ापे में, वॉलरस माउस्टैच, काफ़ी घना और झाड़ीदार मूंछ, ठीक है ना, पूरा यहाँ तक ढका रहता है, लंबे लंबे बाल, तो जो रूप हम लोग आइंस्टाइन का देखते हैं, ऐसा नहीं था वो। जब 21, 20, 22 साल का था तो काफ़ी हैंडसम था। तो सिर्फ मैथमेटिक्स ही अपील नहीं करती थी, साइंस ही अपील नहीं करता था, और भी कई चीज़ें उसे अपील करती थी। आइए नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं। पढ़ाई के अलावा और कौन सी बात में इंटरेस्ट की बात हो रही थी भाई? बात हो रही थी लव अफेयर की। ऐसा नहीं था कि वो बुद्धू था, उसको प्यार भी हुआ। किससे हुआ उसके बारे में देखिए। ज्यूरिक में जब वो पढ़ाई कर रहा था यूनिवर्सिटी लेवल में, तो उसकी एक अच्छी दोस्त बन गई वहाँ, जिसका नाम था मिलेवा मैरिक। मिलेवा मैरिक, उसे आइंस्टाइन को ऐसा लगा कि ये बहुत ही होशियार जीव है, बहुत ही होशियार लड़की है, क्लेवर क्रीचर। और ये जो लड़की थी ना, सर्बियन थी, मतलब सर्ब थी, सर्बिया की रहने वाली। वो स्विट्ज़रलैंड में पढ़ाई करने क्यों आई थी?
क्योंकि स्विट्ज़रलैंड की ज्यूरिख की जो यूनिवर्सिटी थी, ये अकेली ऐसी यूनिवर्सिटी थी, या इसके जैसी एक दो और रही होंगी, जो पूरे यूरोप में औरतों को डिग्री देना अलाउ करती थी। मतलब उस ज़माने में यूरोप में बहुत कम ऐसे कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ थे जहाँ पे औरतों को डिग्री मिलती थी, तो इसलिए वो यहाँ आई थी। अच्छा, जब वो आइंस्टाइन की कंपनी में आई तो आइंस्टाइन कुछ दिन उसके साथ समय बिताने के बाद उसको ऐसा लगा कि शी इज़ एन एली, ये एक अच्छी फ्रेंड है, मेरी दोस्त बनने के लायक है। अगेंस्ट द फिलिस्टाइंस, फिलिस्टाइंस किसको बोला जाता था भाई? उन लोगों को जिन लोगों का आर्ट में, म्यूज़िक में, लिटरेचर में इंटरेस्ट ही नहीं होता था। मतलब ऐसे लोग जिनका आर्ट, म्यूज़िक और लिटरेचर में इंटरेस्ट ना हो, ऐसे इंसान हो कैसे सकते हैं भाई? ऐसे तो इंसान ही नहीं होगा। तो म्यूज़िक में भी इंटरेस्ट नहीं, तो फिलिस्टाइंस के ख़िलाफ़ जो मिलते थे आइंस्टाइन को, उससे वो अच्छी दोस्ती बना लेते थे। तो ये लड़की जो मिलेवा मैरिक, इसको इन्होंने दोस्त बना लिया। दोज पीपल इन हिज फैमिली, और मतलब आइंस्टाइन अपने भी परिवार के लोग बात कर रहे हैं और उन लोगों की भी बात कर रहा है जो कि यूनिवर्सिटी में थे, जिनके साथ आइंस्टाइन हमेशा ऑड में रहता था। इवन में नहीं, ऑड मतलब उनके साथ इसकी पटती नहीं थी। क्योंकि पटती नहीं थी मतलब मैच नहीं होता था मेंटालिटी, क्योंकि इसके परिवार में भी ऐसे बहुत सारे लोग थे जो आर्ट, म्यूज़िक और लिटरेचर में इंटरेस्ट नहीं लेते थे। यूनिवर्सिटी में भी बहुत सारे थे, लेकिन ये लड़की जो थी, बंदी ये मिली, जिसको काफ़ी ख़ास इंटरेस्ट था आर्ट में, म्यूज़िक में, लिटरेचर में, और मिलते 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 दोनों में प्यार भी हो गया। लेटर्स सर्वाइव, इन दोनों के प्रेम पत्र अभी भी मिले हैं, मतलब रखे हुए हैं, और किसी न किसी म्यूज़ियम में रखे गए होंगे। तो उसको देख करके ऐसा पता चलता है कि इन दोनों जब एक दूसरे को अपने प्यार भरे शब्द लिखते थे चिट्ठियों में, तो उसमें साइंस भी ऐड कर देते थे। जैसे साइंस को मिक्स करके लिखते थे प्यार की बातें। जैसे आइंस्टाइन एक चिट्ठी में लिखे हैं कि कितने खुश होंगे ना हम लोग और कितने गर्व महसूस करेंगे ना। देखो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा हुआ है, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी व्हेन वी बोथ हैव ब्रॉट आउट आवर वर्क ऑन रिलेटिविटी टू अ विक्टोरियस कंक्लूजन। कहते थे कि मिलेवा, हम और तुम कितना खुश होंगे ना, कितना हम लोगों को गर्व महसूस होगा ना, जब हमारी थ्योरी एक साथ, हम दोनों के मेहनत से, कोशिश से हमारी थ्योरी निकलेगी रिलेटिविटी के ऊपर, और हमारी वो थ्योरी विक्ट्री बनेगी, तो कितना अच्छा लगेगा ना हमें, कितने खुश होंगे ना हम लोग। ऐसा अपने प्रेम पत्र में भी साइंस की बातें कर दिया करते थे। जीनियस लोग ऐसा ही करते हैं। 1905 में आइंस्टाइन जब 21 साल के थे तो वो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट बन गए और बेचारे अनएम्प्लॉयड थे। 2 साल की मशक्क़त करने के बाद कुछ दिन तक तो वो टीचिंग असिस्टेंट के रूप में काम किए, मतलब टीचर के रूप में, असिस्टेंट टीचर। फिर उन्होंने प्राइवेट लेसन्स देना शुरू किया, लोगों को प्राइवेटली पढ़ाया करते थे फिज़िक्स और मैथमेटिक्स। और इसके साथ फिर 1902 में उनको एक टेक्निकल एक्सपर्ट का काम मिला है बर्निल में, पेटेंट ऑफिस में। बर्निल के पेटेंट ऑफिस में उनको मिला एक्सपर्ट, टेक्निकल एक्सपर्ट का काम। उनका काम क्या होता था कि उस ऑफिस में जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग होते थे ना, जो लोग इन्वेंशन करते थे, नए नए थ्योरीज़ का इन्वेंशन करते थे, उन इन्वेंशन को वो एसेस करते थे। मतलब यूँ समझ लीजिए कि उनको एडिट करना या उनको एसेसिंग करना, सजाना, रखना, उसको मेंटेन करना, ये सब काम करते थे। लेकिन साथ ही साथ आइंस्टाइन ये नहीं कि वो सिर्फ उन्हीं लोगों का काम करते थे, बल्कि अपना भी चोरी चोरी, छिपके छिपके, सीक्रेट में अपने विचारों को भी, जो उनके फ़िज़िक्स के विचार थे, जो उनके मैथमेटिक्स के विचार थे, उसको भी वो डेवलप करना शुरू किए, क्योंकि वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म था। अब भाई दूसरों का काम देख रहे हैं, अगर आप हमारे इंस्टीट्यूट में आकर के हमारे बच्चों को अगर आप हेल्प करेंगे पढ़ाने में, मेरी हेल्प करेंगे, तो आप साथ ही साथ आप भी तो टेक्निक सीख रहे हैं, यू आर ऑल्सो लर्निंग टीचिंग टेक्निक, टीचिंग स्किल। तो ऐसा उनके साथ भी हुआ और उनको उस समय कहा जाने लगा ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिज़िक्स, यानी कि वो ऑफिस जहाँ पे उनको टेक्निकल एक्सपर्ट का काम मिला, वो उनके लिए एक ब्यूरो था। किस चीज़ का? एक ऑफिशियल प्लेस था थ्योरेटिकल फिज़िक्स का, यानी कि थ्योरी जो फिज़िक्स की उन्होंने कंप्लीट की या सीखा, वो अधिकतर उसका बेस वही था। और फिर 1905 में आइंस्टाइन का स्पेशल थ्योरी पेपर में रिलीज़ हुआ, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसके हिसाब से उन्होंने ये बताना सबके सामने बता दिया। क्या बताया भाई? कि डिस्टेंस एंड टाइम आर नॉट एब्सोल्यूट। समय और डिस्टेंस यानी दूरी, ये दोनों एब्सोल्यूट चीज़ें नहीं हैं। एग्जाम्पल में उन्होंने बताया कि इवन 2 परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स, मान लीजिए 2 घड़ियाँ हैं
और दोनों को परफेक्ट टाइमिंग सेट कर दिया जाए, दोनों बराबर का टाइमिंग है अगर दोनों घड़ियों में, और अगर दोनों काफ़ी लंबी जर्नी करके लंबे समय के बाद अगर दोनों घड़ियाँ फिर से मिली, एक इधर साइड में गया एक इस साइड में गया, और काफ़ी लंबी दूरी इन लोगों ने जर्नी किया, जिसमें से एक घड़ी जो थी मे बी वो बहुत ही फास्ट चली हो, फास्ट मूव की हो, और जब वो दोनों मिलेंगी तो देखा जाएगा कि उन दोनों घड़ियों का टाइमिंग एक जैसा नहीं है। जैसे कि पहले एक जैसा था वैसा वो नहीं है। और ये जो सिस्टम था, इस सिस्टम के मतलब ये जो उन्होंने मतलब थ्योरी निकाला, रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इस थ्योरी के बेस पर वर्ल्ड का एक बहुत ही फेमस फार्मूला, साइंस के बच्चे बेहतर समझते होंगे, हमसे बेहतर समझा पाएंगे जो लोग साइंस जानते हैं बेहतर, और बच्चे भी जो साइंस में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, जिनके सिलेबस में साइंस है, वो जानते होंगे कि फेमस फार्मूला, काफ़ी फेमस फार्मूला उनका रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी के ऊपर उन्होंने है, उस थ्योरी को मतलब लोग डिराइव कर पाए, और वो थ्योरी मतलब वो फार्मूला क्या है, E, कैपिटल E इज इक्वल टू mc², ठीक है ना। तो ये था पैराग्राफ नंबर 9 का कंटेंट। वीडियो लंबा ना हो जाए इसीलिए हम लोग यहीं पे स्टॉप करें, इसका सेकंड पार्ट भी पोस्ट कर दूंगा नेक्स्ट डे। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए।